हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का 15th वीडियो है। अब काफी दूर निकल आए हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसका आज 4th वीडियो है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके बेसिक्स थोड़े लंबे थे, इसलिए 2 वीडियो तो इसके बेसिक्स में ही निकल गए हमारे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आगे भी बढ़ेंगे। कल हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करे थे, उसमें 2 एग्जाम्पल थे 28 एंड 25 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10 13.4 का। तो आज हम लोगों का शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 13 से होगा। 12 को अभी होल्ड पे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चंस के ऑर्डर रैंडम इसलिए हैं क्योंकि सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं कराया है मैंने, ताकि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है पहले उसी को अच्छी तरह से सब्सटेंशिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट अगर हमारा बिल्डअप नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये एग्जांपल नंबर 27 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 27 में आपको मीन निकालना है और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वही टेबल हमारा आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर लिख दिया है कि लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन डाइस इन इफ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्स। तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है? द नंबर्स ऑब्टेन्ड, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, दिस इज योर एक्स, ये आपका x है। तो अब x क्या क्या हो सकता है वो तो हम लोग देखेंगे बाद में। पहले तो ये देखें कि अभी तक प्रोबेबिलिटी का टेबल ऐसे चलता था, ये x में आता था, ये p में आता था, आज ये वर्टिकल है। तो इसका भी विशेष कारण है और वो कारण है ये बीच का कॉलम हमारा, ये जो आउटकम्स है ना। आउटकम्स इज द मेन रीजन जो हमने इसको वर्टिकली लिया है। तो हो सकता है जगह की थोड़ी सी कमी हो जाए। तो प्रॉपर ये हमारा x है, ये हमारा p है, ये px x स्क्वायर और px स्क्वायर, इतने तो हमारे होते थे हमेशा। ये आउटकम हमारा एक नया कॉलम इसमें मैंने बनाया है, क्योंकि बिना आउटकम्स लिखे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ी सी मुश्किल है। तो सबसे पहले व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36। ये तो हमारा फिक्स हो गया, ये सारी प्रोबेबिलिटी के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? तो फेवरेबल आउटकम जो है हमारा है, जो हमें चाहिए है ना, फेवरेबल आउटकम है जो हमें चाहिए, यही प्रोबेबिलिटी में डे 1 से बताते जा रहा हूं। फेवरेबल आउटकम से सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, और यही हमारा क्या है यहाँ पे x। तो अब ध्यान से देखें कि हमने 2 डाइस फेंका है और उसके ऊपर जो भी नंबर अपीयर हो रहे हैं उसका सम उन दोनों को प्लस करके 2 नंबर, सपोज 2 और 3 आया, एक डाइस पे 2 आया, एक डाइस पे 4 आया, तो उनका सम क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये हमारा x है। सपोज एक डाइस पे 1 आया, एक डाइस पे 4 आया, क्या है इसका सम? 5 है। तो x हमारा क्या हो गया? 5 है। यही बोल रहे हैं कि x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। अब एक पे अगर हमारा 5 आया, दूसरे पे हमारा 7 आया, इज इट पॉसिबल कि 5 और 7 हो सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसमें हमने देखना है कि x कैसे। तो x का हमने देखा कि अगर एक पे 6 लिया, एक पे 8 लिया, सम कितना हो गया? 14। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 किसी पे आ नहीं सकता। तो इसका मतलब दोनों में से किसी पे भी 6 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो मैक्सिमम हमारा जो सम होगा वो कितना होगा? 12। दोनों पे सपोज 6 और 6 आ गया, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि डाइस पे नंबर आ जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम या x की वैल्यू इज 12। सपोज उसी तरह से अगर हमें मिनिमम निकालना हो कि कम से कम x की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कम से कम सम क्या हो सकता है दोनों नंबर का, तो एक पे भी 1, दूसरे पे भी 1, तो दोनों 1 + 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो यही हमारा x निकालने का इसमें तरीका है कि x क्या बोल रहा है? सम ऑफ द 2 नंबर। तो इसका मतलब x जो वेरी करेगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम
टू से कम कभी पॉसिबल ही नहीं है, 0 और 1 हो ही नहीं सकता। तो 1 और 1 सबसे पहले यहां पे क्या होगा, 2 से शुरू होगा। तो अब ये x क्या हो गया हमारा 2, मतलब रैंडम वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे हमारा 2। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 कैसे कैसे आ सकता है, कौन कौन से आउटकम से 2 आ सकता है। तो इसका मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर दोनों डाइस पे 1 और 1 आए तो यही आउटकम इकलौता है जिसका सम होगा 2। तो एक ही आउटकम हो गया, ये नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, एक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी 1/36। देखते जाए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कहां तक वेरी करने वाली है ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। तो चलिए अगला आउटकम मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं सिस्टम समझा दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 3 कैसे पॉसिबल है, एक पे हमारा सब नंबर क्या आना चाहिए 1। तो हमेशा छोटे से, पहले नंबर हमेशा क्या करें, छोटे से शुरू करें, फिर अगला नंबर अपने आप डाल देंगे सम कितने से 3 होगा। तो एक पे अगर हमारा आया 1 तो दूसरे पे क्या होना चाहिए 2। रैंडमली ना ले, ये एक ऑर्डर फिक्स कर ले पूरी प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स के लिए। तो 1 और 2, तो इसी को क्या करें अब रिवर्स कर दे। 2 और 1 से भी क्या आएगा आउटकम इसका 3 आने वाला है। बात आई समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/36। देखते हैं अगला नंबर क्या हो सकता है, x 4 हो सकता है। ठीक है जी। अब 4 कैसे कैसे आ सकता है, अभी मैंने आपको सिखाया 1 से आप हमेशा शुरू करें। तो पहला आउटकम अगर हमारा 1 है तो दूसरा आउटकम कितना होगा 3, 4 आने के लिए। उसके बाद अगला हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसको पलट दे आप 3 1। अब अगला नंबर क्या होगा, 1 से बढ़ा के 2 करें तो 2 2। अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/36, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारा अगला आउटकम क्या होने वाला है 5। तो 5 कैसे कैसे आएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 1 से शुरू करेंगे, 1 4 2 4 1, है ना, फिर 2 3, फिर 3 2। क्लियर है। तो ये आउट इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36। अब अगला आउटकम हमारा, तो अब इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मैं आपको बना के दे देता हूं, शायद आप लोगों ने खुद भी बना लिया होगा। देखिए चलिए ये मैंने आपका पूरा टेबल कंप्लीट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ कैलकुलेशन इसका डन है, ये मैंने चेक कर रखा है। इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा आप जरूर चेक कर लेंगे, सिग्मा px स्क्वायर का, है ना। तो ये मैंने आपको 4 तक सिखा दिया था। 5th में हमारा 1 4 4 1 2 3 3 2, ऐसे ही आउटकम बढ़ते रहेंगे। 6 का 1 5 से शुरू करेंगे, 7 का 1 6 से, लेकिन 8 का 2 6 से शुरू होगा, क्योंकि 8 लाने के लिए पहला नंबर 2 जरूरी है, उससे कम में 1 में कभी भी 8 1 7 पॉसिबल नहीं है। तो 7 तक आप देख रहे हैं ध्यान से कि प्रोबेबिलिटी एक एक करके बढ़ते जा रही है। 6 के बाद घटना शुरू कर जाएगी 5 4 3 2 1, क्योंकि आउटकम्स इसके कम होते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे p का कॉलम, ये हो गया px का, और इसी का सम हमने निकाल के दिया है आपको 7। तो मीन तो इसका 7 निकाल दिया है। आपका काम रहा px स्क्वायर भी मैंने कॉलम तो बना दिया है, कैलकुलेशन चेक नहीं किया है, तो आप इसको चेक करके आंसर टैली करें। वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारा p सिग्मा px स्क्वायर, है ना, माइनस मीन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है √vx। वेरिएंस फॉर्मूले में यूज करें, आंसर निकालें। तो एक साथ मैंने आपके दोनों क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 13.4 का, कि अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारा फेयर कॉइन नहीं है, ये बाइज्ड है, मतलब हेड और टेल में से किसी एक से क्या होगा, आपको इस कॉइन को प्यार ज्यादा होगा, उसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये ऑब्वियसली उसी तरह का बाइज्ड कॉइन है जैसा हमने बेस थ्योरम में एक बार किया था, जिसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। चलिए कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो। और ये बाइज्ड कॉइन है जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 नहीं होगी।
उसी तरह से एक अनबाइज्ड डाई भी होता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी से बाहर का। जैसे 1 2 3 सबके आने की प्रोबेबिलिटी अनबाइज्ड डाई में क्या होता है, हमारा फेयर डाई में 1/6 होता है। तो वहां पे कुछ अजीब तरह से उसमें कुछ क्रियाक्रम करा जाता है, कलाकारी करी जाती है, जिससे कि वो कुछ सर्टेन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 से ज्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली बाकियों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा बाइज्ड का केस है। तो ये कॉइन भी इसी तरह से कुछ बाइज्ड है कि सो दैट कि हेड इज 3 times likely as tails। इसका मतलब कि हेड आने के चांसेस टेल से 3 गुना ज्यादा है ना। हेड इज 3 times, दैट इज 3 गुना ज्यादा। नॉर्मल कॉइन में क्या होता है, हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस कितने हैं, 1 और 1 है। यहां पे क्या है कि हेड जो है 3 times, अगर टेल एक बार आता है तो हेड कितनी बार आएगा, 3 बार। टेल अगर 2 बार आता है तो हेड कितनी बार आएगा, 2 3 या 6 टाइम्स, समझ ना। तो ये चीज है यहाँ पे कि ये नॉर्मल कॉइन नहीं है, इसीलिए यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी जो है 3 टाइम्स है किसके, टेल की। तो ऑब्वियसली यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड हमारा कितनी बार आता है, 3 बार। कितने में से, 4 में से 3 बार क्या होता है, हेड आता है। अच्छा, 1:1 कहने का मतलब क्या होता है, फेयर कॉइन में क्या होता था, फेयर कॉइन में हमारा जो सीन बनता था वो इस तरह का बनता था बेटा, H और T, ये और ये इक्वल रेशियो में आते थे, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी 1:1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते थे, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या लिखते थे, 1/2। रीजन क्या है, 1/this टोटल। तो ये चीज कॉमर्स के बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा, ये रेशियो है। तो यहां से हम हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, PH कितना हो गया, 3/4 टाइम्स, मतलब 4 बार फेंके तो एक बार अगर टेल आया तो हेड कितनी बार आ रहा, 3 टाइम्स आ रहा। तो यहां से हमने टेल को 1 लिया, तो यहां पे हेड कितना हो गया, 3 हो गया, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स का निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ टेल्स। तो टेल्स हमारा क्या हो गया, सक्सेस, और हेड क्या हो गया, हमारा फेलियर। तो अब हम लोग इसका पीडी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, x की वैल्यू और p की वैल्यू। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी बार कहां से कहां तक वेरी करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ टॉसेस हमारे 2 हैं, नंबर ऑफ टॉसेस इज 2, ट्वाइस, 2 बार फेंका गया है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो 2 बार फेंका बनाने का मतलब क्या है, टेल्स हो सकता है एक बार भी ना आए तो x क्या हो गया हमारा, 0। हो सकता है टेल एक बार आ जाए तो x कितना हो गया हमारा, 1। हो सकता है टेल दोनों बार आ जाए तो x कितना हो गया, 2। x क्या 3 हो सकता है, क्या टेल 3 बार आ सकता है 2 बार फेंकने से, नहीं आ सकता। तो अब इसकी हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऑब्वियसली P0 कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नंबर ऑफ टेल्स। तो एक भी टेल्स नहीं आएगा, दोनों कहां से आएगा, हेड से आएगा। तो 3/4 इंटू 3/4 इनकम्प्लीट इवेंट है, आपको अच्छी तरह से पता है ये सारी चीजें। अगर नहीं देखा है पिछली वीडियोस को तो आप कंटिन्यूअस देखिए, आपको ये सारी चीजें 1 मिनट में समझ में आएगी। P1 कहने का मतलब क्या है, एक टेल आना चाहिए, टेल हेड और हेड टेल। तो टेल हेड, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4, इवेंट इज इनकम्प्लीट, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, और प्लस में हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट इज 6/16। P2 कहने का मतलब दोनों बार क्या आएगा, टेल आएगा, 1/4 इंटू 1/4, दैट इज 1/16। तो ये 6/16 और ये 1/16, चेक करके देख ले, सिग्मा P हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इट्स आंसर इज करेक्ट। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग इसके बाद एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अनवाइज्ड कॉइन की बात करी है। अगले क्वेश्चन में हम लोग अनवाइज्ड डाई की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है,
ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है बट लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग कंसेप्ट पे लेकर के जाएगा ये। तो आपका क्वेश्चन है अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे, तो ये भी हमारा अनबाइस्ड डाई नहीं है, जैसे पिछला हमारा कॉइन अनबाइस्ड नहीं था, वो उसमें इस तरह से बाइस था कि वो हेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, कितना 3 टाइम्स। तो इसमें अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट एन इवन नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस में, 2 हो, 4 हो या 6 हो, इज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो ऑब्वियसली डाइस में अगर फेयर डाइस हो या अनबाइस्ड डाइस हो तो 1 2 3 4 5 6 सबकी सारे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 इक्वल होती है, 1/6 1/6 1/6 इक्वल होती है। यहां पे क्या है कि सारे जो इवन नंबर हैं वो डबल प्रोबेबिलिटी के साथ अगर होते हैं, किसके डबल, ऑड नंबर के। अगर 1 की प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए x है तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2x होगी, है ना। अगर 3 की प्रोबेबिलिटी x है तो 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2x होगी। समझने का मतलब यह है कि अगर कोई एक ऑड नंबर 1 3 5 में से किसी भी एक ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, x हमने मान लिया या p मान लिया, तो 1 3 और 5 इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p p p ही होगी। और सारे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2p 2p 2p, चाहे वो 2 हो या 4 हो या 6 हो। तो पहले इस चीज को समझे हम लोग कि ये है क्या, कि तो यहां पे सबसे पहले हमने लिख लेना है कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू p। सर ऐसा काम तो हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 आउटकम्स थे, h और t। t की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी। तो उसमें 3/4 और 1/4 टोटल ऐड करके कितना होता था, 1। तो ये ध्यान रखें। तो लेकिन इसमें 6 नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमने ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने p ले ली, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर में प्रोबेबिलिटी सबकी कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर मींस चाहे वो 1 हो, 3 हो या 5 हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p। और सारे प्रोबेबिलिटी चाहे वो 2 हो या 4 हो या 6 हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2p। तो अगर मैं ऐसे लिखूं p1 प्लस p2, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 आने की प्रोबेबिलिटी, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टोटल अगर करेंगे तो, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 को अगर सबको ऐड करेंगे तो कितनी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी, टोटल नंबर विल बी 1। तो यहां पे हमने बाइफरकेट कर दिया। तो अब यहां पे p1 की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी लगी, p2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2p। सिमिलरली इसकी भी p, इसकी 2p, इसकी p और इसकी 2p इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। तो अब यहां पे ये टोटल बन गया हमारा 9p इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट p की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से देखिए कि p की प्रोबेबिलिटी, p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब p क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/9, जबकि अनबाइज्ड में क्या होता था, 1/6 होता था, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 2p, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 2/9। तो अब यहां पे ध्यान से देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो और 3 हो और 5 हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
2 हो, 4 हो, 6 हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी 2p दैट इज 2/9। क्लियर कट, ये चीजें समझ में आ गई। 1 आने की प्रोबेबिलिटी आप आराम से देख लें, यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, ऑब्वियसली उसका डबल होगा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 2/9, सिमिलरली 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा मेन पार्ट हो गया पूरे क्वेश्चन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन बाइफर्केटेड है, परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें x क्या है, x रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो यहां पे अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन कौन से नंबर हैं, 1 है, 1 का स्क्वायर रूट, और 4 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट हमारा परफेक्ट निकल जाता हो, पॉइंट में ना हो। तो 1 और 4 क्या हो गया हमारा x, ठीक है। तो x हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 1 और 4, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये हमारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। 1 और 4 हमारा क्या हो गया, सक्सेस। तो कितने हमने, अब तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू गेटिंग ऑफ P1 और का मतलब प्लस P4। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/9, 4 की प्रोबेबिलिटी 2/9, दैट इज 3/9, दैट इज 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारा क्या हो गया, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, x हमारा क्या था, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है इसमें, 1 और 6। तो अब जब हमारा पीडी टेबल बनेगा तो x हमारा क्या कहां से कहां तक वेरी करेगा। हो सकता है एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए, दैट इज 0 नंबर ऑफ सक्सेस और 1 नंबर ऑफ सक्सेस और 2 नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस और फेलियर आपका डिफाइन हो जाने के बाद, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमारा पीडी में कुछ नहीं बचता। P0 कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो गया, ये हमारा, अगर मान लो हमने F ले लिया और ये हमारा S ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा 2/3, इनकम्प्लीट इवेंट है, अगेन 2/3, तो कितना हो गया 4/9। तो x0 कितना हो गया हमारा 4/9। एक P1 कहने का मतलब एक सक्सेस, एक फेलियर और एक फेलियर और एक सक्सेस। तो 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, अगेन 4/9। अब यहां पे थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, तो यहां पे हमारा P2 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस, 1/3 दैट इज 1/9। तो ये भी 4/9, ये 1/9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, है ना, ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था और थोड़ा सा बड़ा भी, तो ये हमारा पीडी टेबल बन गया, आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी, फिर याद करें आप कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला किसका जाता है, सक्सेस का, जिसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल कहां से कहां तक, देखिए इसमें क्या था हमारा रैंडम वेरिएबल, परफेक्ट स्क्वायर, नंबर हैविंग परफेक्ट स्क्वायर, चाहे 1 हो या फिर 4 हो। तो 1 या 4 की प्रोबेबिलिटी हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी, कितनी, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/9, 2/9, 4 की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया हमारा 3/9 दैट इज 1/3। तो ऑब्वियसली फेलियर क्या हो गया हमारा 2/3। 0 नंबर ऑफ सक्सेस, दोनों फेलियर आ गए, 1 नंबर ऑफ सक्सेस, एक सक्सेस एक फेलियर, एक फेलियर एक सक्सेस, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमारा P2 क्या हो गया, दोनों सक्सेस। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये वाला हमारा मेन पार्ट, मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हमारा P और 2P, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
इवन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। यहाँ अभी भी हमारा यही रहेगा। सेकेंड पार्ट में हमारा x क्या बन जाता है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या क्या होता है, ऑब्वियसली 1 को छोड़ करके 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट, अब हमारा ये पार्ट तो सेम रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 5 हमारा 1/9 है और 2 4 6 हमारा 2/9 है। x डिफाइन है हमारा प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 1 से 6 में क्या कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज P2 और P3 और P5। और के बीच में हमने क्या करा, प्लस P2 की प्रोबेबिलिटी 2/9, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/9 और 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/9। तो टोटल हो गया हमारा 4/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमने निकाल लिया 1 - 5 4/9 दैट इज 5/9। टेबल हमारा एज इट इज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 दैट इज f और f, है ना। तो f और f दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/9 इंटू 5/9, 4/9, 5/9 इंटू 5/9 दैट इज 25/81। ठीक है। P1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एक सक्सेस एक फेलियर, है ना। तो सक्सेस फेलियर प्लस फेलियर सक्सेस, 4/9 इंटू 5/9 प्लस 5/9 इंटू 4/9, 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40/81। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दैट इज दोनों सक्सेसेस, तो 4/9 इंटू 4/9, 16/81। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी 25/81, 40/81 और ये 16/8। ऐड करके देखें, टोटल P की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, 81/81। तो ये हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन दिस टाइप ऑफ लोडेड टाइप। क्लियर है? होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसके। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके एक्सरसाइज का। इसमें दे रखा है, इन अ मीटिंग अ सर्टेन पर्सन 17% ऑफ मेंबर इन फेवर। फेवर करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%, और अपोज करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। At random person is member is chosen or selected and we take x is equal to 0 if he opposed। तो x is equal to 0 कब है, जब वो अपोज करता है। अपोज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, दैट इज 3/10। और 1 if we take x is equal to 1 if he is in favor। तो फेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%। हो गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन हो गया। इसका ex दैट इज एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा, ये 7/10 होगा px। इनका टोटल सिग्मा px इज इक्वल टू 7/10, दिस इज योर ex। और इसका मीन x स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर px का स्क्वायर, तो दिस इनटू दिस, तो दिस इनटू दिस क्या हो गया, 0 7/10। तो सिग्मा px स्क्वायर कितना हो गया, अगेन 7/10। तो x वेरिएंस हमारा क्या होता है, सिग्मा px स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर और ex का स्क्वायर। तो 49/100 माइनस 7/10, कैलकुलेट कर लें कितना आएगा ये। 100 एलसीएम आना है ना, 100 एलसीएम आना है। और ये हमारा सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 7/px का स्क्वायर हमारा 7/10 है माइनस 49/100। तो ये हमारा 170 माइनस 41, तो 49, तो ऑलमोस्ट 21/100 इज यूर। ये हमारा मीन, ये हमारा वेरिएंस। छोटा सा क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जो कि हमारा मिसलेनियस का पार्ट होगा। तो उसमें मैं आपको मार्क कर दूंगा कि मिसलेनियस के क्वेश्चन उस तरह से मैंने उठाए, फिर बता रहा हूँ, जो आपके की कंसेप्ट को बिल्डअप करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस का है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन डेप्थ इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप क्वेश्चन बुक से भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है। अगर समझ में नहीं आ रही मेरी हैंडराइटिंग तो आप बुक को जरूर रेफर करें और एक एक वर्ड को पढ़ें। और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मशक्कत आपकी है एक्स को फाइंड आउट करने की। तो कोशिश करें कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स हमारा क्या होता है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी किसी चीज का निकाला जाता है, जिस किसी भी चीज का मीन निकाला जाता है, जिस किसी भी चीज का वेरिएंस निकाला जाता है। पहले जब से सबसे मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, पहला स्टेटमेंट मेरा आप याद करें, हमेशा से यही रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स वही होता है जिसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, जिसका हमें मीन निकालना होता है, जिसका हमें वेरिएंस निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में मीन का भी नाम मीन नहीं दे करके एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैंने आपको सारे नाम लिखवा रखे हैं मीन का। मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, मीन का सिंबल म्यू, उसका दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन, तीसरा नाम एक्सपेक्टेड वैल्यू, चौथा नाम एवरेज नंबर और एवरेज वैल्यू, सिंबल EX। तो इतने सारे नाम सिर्फ मीन के हैं और 2 सिंबल्स हैं। तो यहां पे आपको निकाला गया क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपको कि ना, मैं wins a rupee for a 6 and loses a rupee for any other number। इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। When a fair die is thrown, एक डाइस फेंका गया है तो 1 2 3 4 6 आएंगे नंबर्स उसमें। The man decided to throw a die thrice, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करना मैं क्या है, but to quit as and when he gets a 6। सबसे पहला टारगेट है हमारा यहाँ पे x निकालना। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, मीन हो गया। तो जिस चीज का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है वही हमारा x होता है। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज। किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है कि अमाउंट ही विंस और लूज, जितने रुपए वो जीतता है या हारता है। हारना ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ जीतना, तो जितना अमाउंट वो हारता है या जीतता है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो यहां पे x क्या हो गया, दिस इज योर x। x क्या हो गया हमारा, अमाउंट द मैन विंस और लॉसेस। तो ये हमारा x हो गया। तो फटाफट से हम x का टेबल तो बना लें, लेकिन x की वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा अभी। आप भी नहीं लिख पाएंगे जब तक इसको पूरे क्वेश्चन को समझेंगे नहीं। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे लिखा दी, यहाँ पे p लिख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू अभी डिटरमाइन नहीं की जा सकती है कि कहां से कहां तक वेरी करेगा ये x। ठीक है, तो टेबल तो बन गया लेकिन x का हमें पता नहीं। चलिए अब पूरे क्वेश्चन को मैं ब्रीफ करता हूं। पहला लाइन क्या है, इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी, 1 रुपए जीतता है अगर उसका 6 आता है ना। तो विंस अ रुपी फॉर अ 6 एंड लूजेस फॉर एनी अदर नंबर। 1 रुपया कब तब वो हार जाता है, दैट इज -1 रुपीज वो जीतता है जब कोई और नंबर, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो यहां पे सबसे पहले तो ये हो गया कि जीतने के कंडीशन में, मतलब 6 अगर आ गया तो वो 1 रुपया जीतेगा, अगर कोई और नंबर आ गया तो 1 रुपया वो हार जाएगा या -1 रुपीज वो जीतेगा। ये हमारा टेक्निकल वर्ड, ये ध्यान रखें। फॉर एनी अदर नंबर मैंने फेयर डाई इज थ्रोन, फेयर डाई है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब यहां पे देखिए मैन ने क्या अपना रेजोल्यूशन दिया है। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो a die thrice, die is thrown 3 times। तो die is thrown 3 times, 3 बार से ज्यादा वो नहीं फेंकेगा।
लेकिन जैसे ही उसका 6 आ जाए, एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6 ही क्विट द गेम, है ना। तो क्विट कब करेगा? एज एंड व्हेन ही गेट्स 6। तो जैसे ही 6 आता है वो गेम छोड़ करके चला जाएगा। तो अब इसकी स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से बनी कि वो अपने घर से गया खेलने के लिए, पूछ करके बातचीत करके। तो घर से आप उसको इंस्ट्रक्शन ये मिला है कि आप जाओ, जीत के आओ, बेस्ट विशेष है। बट कोई कह नहीं सकता कि आप जीत के ही आओगे, आप हार भी सकते हो, लेकिन आप ज्यादा दाव मत खेलना, 3 बार से ज्यादा ट्राई लेना ही नहीं। उसमें से 6 आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी आप चुपचाप घर चले जाना, जीतने का लालच नहीं। ये चीज है यहाँ पे कहानी, स्टोरी। तो अब यहाँ पे क्या क्या सीन, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना। हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। पहले तो अमाउंट विन और लूज निकालेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमने इसके लिए 3 केसेस आपको बना के दिया कि अगर उस बंदे की किस्मत बहुत ज्यादा तेज हो, है ना, किस्मत का धनी लोग हमेशा क्या करता है, जुए में जीतता है और बहुत ही जल्दी जीतेगा। तो इसका किस्मत अगर बहुत ज्यादा साथ देगा तो पहला केस क्या बन सकता है? द मैन गेट्स अ 6 इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में उसका क्या हो गया? 6 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको बाइफरकेट कर देंगे, अमाउंट विन और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अमाउंट विन, तो फर्स्ट थ्रो में हमारा इसका 6 आ गया, 6 आने से क्या हो गया? 1 रुपी वो जीत गया, है ना। तो इसको हम लोग RE1 लिख दें। RE कितना हो गया हमारा? 1। तो x के जगह पे हमारा पहला चांसेस क्या हो गया? x क्या है हमारा? अमाउंट द मैन ही विंस और लूजेस। तो x क्या हो गया हमारा? 1, ठीक है। अच्छा, द मैन गेट्स अ 6 इन सेकंड थ्रो। तो अमाउंट विन क्या हो गया इसकी? अमाउंट विन का मतलब क्या हो गया कि पहला थ्रो में वो 6 नहीं लाया, कोई और नंबर लाया, तो कितने रुपए वो जीतेगा? ही लूजेज एनी फॉर एनी अदर नंबर। तो -1 हो गया अमाउंट ही विंस, और इवेंट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा ये फर्स्ट केस में क्या हो गया हमारा? अभी इवेंट की बात ही नहीं होगी इसमें। अमाउंट विन इज इक्वल टू पहला क्या हो गया? -1 रुपीज, क्योंकि एनी अदर नंबर है। मैन गेट्स सेकंड थ्रो में 6 आ रहा है बेटा, तो पहले थ्रो में 6 नहीं आया, फिर दूसरा थ्रो किया, 6 आ गया, तो 1 रुपीज जीत गया। तो अमाउंट ही विंस कितना हो गया? 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या है? मैन गेट्स 6 इन थर्ड थ्रो। तो ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट विन इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले थ्रो में 6 नहीं आया, प्लस दूसरे थ्रो में भी 6 नहीं आया, प्लस तीसरे थ्रो में 6 आया, तो कितना हो गया इसका अमाउंट विन? -1, तो दिस इज -1। तीसरे थ्रो में हमारा कितना आ गया? थर्ड थ्रो में इसका x कितना हो गया? -1। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसको जीतना ही है। हो सकता है कि वो तीनों थ्रो में 6 नहीं लेकर के आया और वो चुपचाप वहां से इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो गेम क्विट करके छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना भेज सकता है? वो 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स में 6 आए या ना आए, उसको गेम छोड़ के जाना पड़ेगा। तो थर्ड केस को हमने बना दिया मैन गेट्स अ 6 इन थर्ड थ्रो, है ना। तो एक केस इसका ये भी तो बनेगा, है ना। केस 4 में यहां पे लिखने की कोशिश करो। केस 4 हमारा क्या बनेगा इसमें? द मैन डज नॉट गेट एनी 6। द मैन डज नॉट गेट a 6 in third throw also।
अमाउंट विन इसका कितना हो जाएगा, अमाउंट विन इज इक्वल टू पहले थ्रो में -1, दूसरे थ्रो में भी -1 और तीसरे थ्रो में भी -1, तो कितना हो गया इसका अमाउंट विन, -3। तो इस क्वेश्चन में x के ऊपर काफी मेहनत है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एनसीईआरटी में आपके पास हो सकता है जो बुक हो वो पुरानी बुक हो, तो पहले एनसीईआरटी वालों ने ये वाला केस कवर नहीं किया था, जबकि क्वेश्चन में कहीं नहीं इंस्ट्रक्शन था कि वो जीतेगा ही जीतेगा। तो एक एनसीईआरटी में इसके हिसाब से आंसर दे रखा है और पुराने कुछ एनसीईआरटी में यहीं तक का आंसर दे रखा है, बाद में उन्होंने रेक्टिफाई करके ये केस इंट्रोड्यूस किया है। तो ध्यान रहे, अगर आपका क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है इस वाले आंसर से, तो समझ लेना आपके पास पुरानी वाली बुक है और आप ये वाला केस हटा करके यहां तक से आंसर मैच कराना, आपका आंसर टैली करेगा। लेकिन अब एनसीईआरटी वालों ने अपनी गलती को सुधार लिया काफी सालों में, काफी चिट्ठियां लिखने के बाद, कि ये केस भी कवर किया है एनसीईआरटी ने। तो ये केस पहले नहीं था, अब ये केस एनसीईआरटी में अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर दें और ये चौथा केस भी इंट्रोड्यूस करें। तो ये हमने बना दिया x। पहला हमारा केस क्या था कि वो पहले थ्रो में 6 ले आए, तो अमाउंट कितना आएगा उसका, 1 रुपी जीतने का। दूसरा केस है कि वो सेकंड थ्रो में आएगा तो पहले केस में हार जाएगा, दूसरे केस में जीतेगा, 0 होगी उसके अमाउंट ऑफ विन, दैट इज x की वैल्यू 0। केस थर्ड में हमारा क्या हो गया कि वो थर्ड टॉस में 6 आया, तो पहले 2 केसेस में हारने के बाद थर्ड में जीता, इसीलिए हमारा उसका अमाउंट विन कितना हो गया, 1 रुपी, है ना, 1 रुपी। और लास्ट में हमने केस लिया कि उसका कोई 6 आया ही नहीं, तो तीनों केसेस में, तीनों थ्रो में वो क्या हुआ, वो हार गया, -1, -1, -2। अब यहां पे क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जीतेगा कब, जब वो 6 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना होता है किसी भी डाइस में, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी अदर नंबर, तो ये विन की हो गई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और गेटिंग अदर नंबर, दैट इज लॉसेस, है ना, 5/6। कोई भी दूसरा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। चलिए अब देखें यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। 1 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट थ्रो में इसका 6 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट थ्रो में, एक थ्रो में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो यहां पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/6। अब यहां देखें, यहां आपको पता लगेगा कि क्या है ये प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखें, पहला थ्रो किया तो वो हार गया, है ना, हार गया मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अगर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो गेम अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा टर्न भी ले रहा है, तो इट इज इनकम्प्लीट इवेंट, ध्यान दें। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन। अब जब दूसरा ट्राई करा तो सेकंड थ्रो में 6 आ गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई, 5/36। थोड़ा समझ आया होगा आपको, अगले केस में पूरा समझ में आ जाएगा। तो 0 अमाउंट विन पहले हमने लिख दिया है, यहां पे देखें आपके लिए 0, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 36। मतलब कि 1 रुपया आप ना जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 5/36। अब 1 रुपया हारने का प्रोबेबिलिटी मतलब थर्ड थ्रो में 6 आएगा, तो अब थर्ड थ्रो में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले थ्रो में 6 आया या नहीं आया, नहीं आया, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। गेम इज स्टिल ऑन, इनकम्प्लीट इवेंट है, दूसरे थ्रो में 6 आया या नहीं आया, नहीं, थर्ड में आया है, तो अगेन दिस इज 5/6। अब गेम अभी भी चल रहा है और तीसरे थ्रो में 6 आ गया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो दिस इज 25/260। तो दिस इज 25/260। अब मैन डज नॉट गेट 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, गेम इज स्टिल ऑन, तीसरे में भी नहीं आया,
तो ये हो गया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 दैट इज 125/216। तो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल गई 125/216। तो यहां पे अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 125/216। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट। और तीसरा कॉलम आप बना लें पीएक्स का और उसको कैलकुलेशन करके चेक करें अपने आंसर को और देखें कि एनसीईआरटी में वो आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। सही आ रहा है वेल एंड गुड, अगर गलत आ रहा है तो ये वाला आप छिपा करके ये वाला हटा करके आप टैली करेंगे, आपका आंसर जरूर टैली करेगा, लेकिन वो रॉन्ग होगा। आज के डेट में वो पुराने एनसीईआरटी में होता था। तो आप इसको कैलकुलेट करके चेक करें आपके पास कौन सी एनसीईआरटी है। मैं अपना कैलकुलेशन करता हूं। चलिए, तो मैंने ये सिग्मा पीएक्स आपके लिए निकाल दिया 1/6। तो ये हमारा 0, ये -25 और ये -3। इन सबको ऐड करेंगे -364/216। दिस इज माइनस ऑफ 91/54। ये हमारा नए एनसीईआरटी वाले का सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप ये वाला फिर बता रहा हूं मैं, ये आपको इसको छिपा करके यहां तक का पीएक्स निकाल लें, वही आपका आंसर होगा। बट वो आंसर अब हमारा सही नहीं माना जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने अपडेट कर दिया अपने आंसर्स को। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा माना जाता है एनसीईआरटी का, क्योंकि इसमें एक्स भी निकालना इतना आसान नहीं था। मैंने ईएक्स आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर लिखा हुआ है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हमारे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन भी हमने करे थे। और अगले वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा पीडी का, या 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे तो अलग बात है। तो उसमें जो भी वैरायटीज है वो सारे नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।